हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वन डे वाल इक्वेशन का डेरिवेशन। तो वहाँ पे एक टर्म हमने यूज किया था एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। आज हम उसी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पे बेस्ड एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, मैं रीड कर देती हूँ। प्रूव दैट द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल इज़ 4 times the actual volume of gas molecule। ठीक, किसी गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है उसे कैलकुलेट करना है और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और इन्हें हमें क्या करना है, आपस में कंपेयर कर देना है। तो हमें मिल जाएगा कि ये 4 टाइम्स है या नहीं है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है क्या। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या इसे कहीं कहीं पे को वॉल्यूम वर्ड भी यूज किया जाता है। सपोज सबसे पहले हमें यहाँ किन्हीं 2 मॉलिक्यूल्स को ले लेना है। ये गैस के 2 मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हर एक का डायमीटर है d, इसका भी और इनका भी डायमीटर कितना है, d है। अगर डायमीटर d है तो इनका रेडियस कितना होगा, d/2। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होता है, ये भी क्या होगा, d/2। इसका रेडियस d/2 हो गया। जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, वो इस मॉलिक्यूल के चारों ओर का वो स्पेस होता है जहाँ पे ये फ्री होता है ट्रांसलेटरी और ऑसिलेटरी मोशन करने के लिए। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, सपोज ये मॉलिक्यूल है तो कुछ इस तरह से ये रोल होके एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता है, ये ट्रांसलेटरी मोशन है। और ऑसिलेटरी मोशन क्या है, किसी स्प्रिंग का, आपने पढ़ा होगा, किसी स्प्रिंग का मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। यानी ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से या फिर इस तरह से मोशन कर सकता है उस स्पेस में। वही स्पेस क्या कहलाता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। उस स्पेस में ये अपनी ट्रांसलेटरी और ऑसिलेटरी मोशन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। ठीक, ये इतना समझ आ गया। अब हम इन 2 मॉलिक्यूल से समझेंगे कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कैसे हमें कैलकुलेट करना है। सपोज ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। तो हमने देखा कि इनका डायमीटर d है तो रेडियस कितनी आएगी, d/2। अब हमें करना क्या है, हमें इसमें से किसी भी, चाहे हम इसे चाहे इसे, इसके सेंटर को लेना है और दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को लेकर एक सर्कल बना देना है। मैं यहाँ थोड़ा रफली बना रही हूँ, आप लोग अच्छे से बनाएंगे। ठीक, एक हमने सर्कल ड्रा कर दिया। अब यही जो एरिया है ये क्या है, यही एरिया इस मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहा जाएगा। ठीक, अब हमें कैलकुलेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, आपको पता है कोई भी मॉलिक्यूल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो किसी स्फेयर के लिए जो उसका वॉल्यूम होता है वो कितना होगा, 4/3 πr³ होता है। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, हम ये बड़े वाले सर्कल के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे कितनी वैल्यू है, d है। तो जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4/3 πd³। d कहाँ से आया, ये डिस्टेंस कितनी है, d है। ठीक, हमने इसे सेंटर लिया है और इस रेडियस का सर्कल बनाया है। इसका रेडियस कितना है, d। हम चाहे तो इसे भी लेके इस d रेडियस का सर्कल ड्रा कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे होगा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 4/3 πd³। ये किसके लिए था, एक पेयर के लिए, हमने एक पेयर को लेके बनाया है ना। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल
अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 4/3 पाई डी क्यूब। इसे हमें क्या करना है, सिंपली 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे एयर था, अगर सिंगल को करेंगे 1/2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, बात तय की है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल के लिए इसको हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, 2/3 पाई डी क्यूब। आपको पता ना इसकी बाई 1 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/3 पाई डी क्यूब है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के द्वारा जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो कितना है, 2/3 पाई डी क्यूब। फर्दर हमें अब क्या करना है, अब हमें, मैं यहाँ निकाल देती हूँ, पार्टीशन कर देती हूँ, यहाँ एक्चुअल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत ही इजी है, हमें पता है स्फेरिकल होता है और इस स्फेयर का जो रेडियस है वो कितना है, d/2 है। तो इस स्फेयर का हमें वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा, एक्चुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्चुअल वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पे एक एक मॉलिक्यूल का हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्चुअल वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला होता है, तो आर क्या है यहाँ पे, d/2, रेडियस कितना है, d/2। तो मिल जाएगा हमें 4/3 पाई d/2 क्यूब, यानी d का क्यूब बाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इसका 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये जाएगा पाई डी क्यूब, ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये जाएगा 1/6 पाई डी क्यूब। ठीक, एक्चुअल वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल का कितना निकला, 1/6 पाई डी क्यूब, और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल का कितना निकला, 2/3 पाई डी क्यूब। अब हमें इन दोनों वॉल्यूम्स को आपस में कंपेयर कर देना है, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज 4 इंटू एक्चुअल वॉल्यूम। ठीक, ये कैसे करेंगे, इसके लिए हमें सिंपली कर देना है, ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है ना, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 1/6 पाई डी क्यूब। अगर हम करें तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई डी क्यूब। ठीक है, तो अगर हम एक्चुअल वॉल्यूम में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो हम लिख सकते हैं ना कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज़ 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम। ठीक, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यही पूछता है क्वेश्चन, इसे आपको प्रूव करना होता है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। इसका मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा देती हूँ। एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो जो रिकॉर्ड किया था उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो मुझे दोबारा से करना पड़ा, तो मैं आप लोग को दे दे रही हूँ। नोट्स आप लोग बना लेंगे, फिगर अच्छे से ड्रा करेंगे। ये है, यहाँ पे मैंने फिगर ड्रा कर दिया है। ठीक, अब दोबारा से मैं नहीं समझाने वाली हूँ। यहाँ मैंने फिगर ड्रा कर दिया है, आपको फिगर ये ड्रा करना है, और जो आपको लिखना है वो ये है, आपको ये लिख देना है और फिगर यहाँ ड्रा कर देना है। ठीक, ठीक, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे अपने नोट्स में। इसके बाद हमें पढ़ना है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस को समझने के लिए पहले हम लिक्विड स्टेट को समझ लेते हैं और गैसेस स्टेट को। लिक्विड स्टेट वो स्टेट है जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं, सॉलिड के कंपेयर में दूर और गैस के कंपेयर में थोड़े पास पास। लेकिन गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा ही दूर होते हैं। ये रैपिड रैंडम मोशन में होते हैं, ये इतनी ही स्पेस होती है कि थोड़ा बहुत मोशन कर सकें, लेकिन ये क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, रैपिड रैंडम मोशन कर सकते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की, पहला तो ये है कि ये फार अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, और दूसरा क्या है, हमेशा रैपिड रैंडम मोशन करते रहते हैं। इसी रैपिड रैंडम मोशन में होने की वजह से
और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से ये क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक, जनरली ये जो गैस है वो लाई करता है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको मैं समझाऊं, तो जब आप पानी लेते हैं, उसे बॉयल करते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है ना, वेपराइज होने लगता है। तो इससे आप समझ सकते हैं सिंपली कि ये हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे एग्जिस्ट करते हैं। फर्दर हमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है। सपोज हम टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करें, टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, आपको पता है जो आप हीट देते हो, जो टेम्परेचर देते हो, वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ करती है। के मीन्स काइनेटिक एनर्जी, वो भी क्या होती है, डिक्रीज़ कर जाती है। साथ ही हम जानते हैं चार्ल्स लॉ से ये भी प्रोपोर्शनल होता है टी के। तो जब हमने टी को डिक्रीज़ किया तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक, तो इसे हम यहाँ फिर से एक फिगर से समझ लेते हैं कि हमने टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम सपोज ये पहले ज़्यादा एरिया में फैला हुआ था, अब कम एरिया में फैला हुआ है। इसका जब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो ये इसके पार्टिकल्स भी, यानी इसके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या हुए, एक दूसरे से थोड़ा क्लोज हो गए। क्लोज़र आने के बाद क्या होता है, हमने पढ़ा था कि इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें से ऐसे होते हैं जो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज़र आते जाते हैं और धीरे धीरे इसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, लिक्विड में। ठीक, यानी गैस का लिक्विड में कन्वर्जन जो होता है वो लो टेम्परेचर पे होता है। ठीक, अब दूसरा, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट हम समझ लेते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रेशर को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। प्रेशर को इंक्रीज़ करने पे क्या होगा, इस कंटेनर में आपने रखा हुआ था गैस को, आपने कोई पिस्टन लगा के इसको क्या किया, प्रेशराइज़ किया। फिर से सेम होगा कि ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। और साथ ही साथ हमें ये भी बताया है बायल्स लॉ से कि जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक, तो एक तो प्रेशर हमने एक्सर्ट किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज होने से फिर से यही कंडीशन आई कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज हो गए, ये मॉलिक्यूल्स इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और फर्दर ये गैस क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड अकर्स एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक, कन्वर्जन ऑफ, आप कन्वर्जन कह सकते हो या लिक्विफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ गैस या लिक्विफिकेशन ऑफ गैस occurs at या takes place at low temperature and high pressure। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया कि कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट कब होगा। फर्दर हमें समझना है, एक टर्म है क्रिटिकल फेनोमेना। ये क्रिटिकल फेनोमेना क्या है, जब काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो देखा गया कि हर गैस के लिए एक निश्चित टेम्परेचर है जिस पे वो लिक्विफाई हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल में समझ लेते हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फ़र डाइऑक्साइड -8 डिग्री सेल्सियस पे और कार्बन डाइऑक्साइड 31.1 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो अगर हम डिफ़ाइन करें क्रिटिकल टेम्परेचर को
तो किसी गैस के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वह टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर एट विच अ गैस लिक्विफाई, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं critical temperature is the temperature above which gas cannot be liquefied by applying the highest pressure. आप कितना भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे लेकिन आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक ये डेफिनिट, एक निश्चित टेम्परेचर है जिस पे कोई गैस लिक्विफाई हो जाती है, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसे हम TC से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दे दिया, ठीक है। अब दूसरा जो टर्म है वो है क्रिटिकल प्रेशर। इसे हम PC से डिनोट करते हैं। अभी हमने कहा कि क्रिटिकल टेम्परेचर है जिस पे गैस लिक्विफाई हो रही है। तो जब हम किसी गैस को लिक्विफाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई प्रेशर भी हम अप्लाई कर ही रहे होंगे। तो वो मिनिमम प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं, मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू लिक्विफाई अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो मिनिमम प्रेशर हम अप्लाई करते हैं किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए, वही उसका क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, CO2 के लिए जो मिनिमम प्रेशर हम अप्लाई करते हैं वह है 72.9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। जो थर्ड टर्म है वो है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम को हम VC से डिनोट करते हैं, ठीक है। किसी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे किसी गैस के एक मॉलिक्यूल के द्वारा जो भी वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जाता है वही उस मॉलिक्यूल का क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है, ठीक। यहाँ हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 mole of gas at its critical temperature and critical pressure, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सेम हम CO2 को ही ले लेते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्रिटिकल वॉल्यूम है 94.0 ml पर मोल, ठीक। क्रिटिकल स्टेट क्या है, जब कोई गैस लिक्विफाई हो रहा है यानी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर पे जो गैस है एट TC एंड PC, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे गैस अपने लिक्विड फॉर्म के साथ आइडेंटिकल हो जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल स्टेट कहते हैं।